जरा सोचिए, एक देश जो बिल्कुल टूटने की कगार पर है और उसे वहां धकेलने वाली कोई आर्मी नहीं, कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही सबसे यंग जनरेशन है। ये कहानी है नेपाल की और उस एक चिंगारी की जिसने पूरे देश में आग लगा दी। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। 9 सितंबर 2025 ये वो तारीख थी जब नेपाल की सरकार आप कह सकते हैं एक तरह से ढह चुकी थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत कई मंत्रियों को रिजाइन करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बात यहां तक पहुंची कैसे। इस पूरी क्रांति की एक बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। सड़कों पर जो विरोध प्रदर्शन हुए उनमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही 19 लोगों की जान चली गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस उबलते हुए गुस्से का सबूत है जिसने पूरे देश की नींव हिलाकर रख दी थी। हम बदलाव चाहते हैं, ये हमारी पीढ़ी के साथ खत्म होना चाहिए। ये आवाज सड़कों पर गूंज रही थी और ये सिर्फ कोई एक बयान नहीं था। नहीं, ये तो उस पूरी जनरेशन की फीलिंग थी जो चिल्लाकर कह रही थी, बस अब और नहीं। तो आखिर नेपाल इस मोड़ पर आया तो आया कैसे? अचानक इतना बड़ा गुस्सा कैसे फूट पड़ा? चलिए जरा इन सवालों की तह तक चलते हैं। इस भारी उथल-पुथल के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई मंझा हुआ नेता नहीं था। इसके पीछे जो असली ताकत थी वो थी जेन ज़ी, यानी नेपाल की सबसे युवा पीढ़ी। अब सवाल ये है कि ये पीढ़ी आखिर इतनी अलग क्यों थी? इन्हें डिजिटल नेटिव कहते हैं। मतलब वो लोग जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ ही पले बड़े हैं। इनकी सोच ग्लोबल है और ये सरकार से पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। इस पूरे आंदोलन को हवा देने वाले सोशल मीडिया ट्रेंड्स में से एक बहुत बड़ा ट्रेंड था नेपो बेबी। ये शब्द उन राजनेताओं के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था जो सोशल मीडिया पर अपनी शानदार जिंदगी, अपनी दौलत का दिखावा करते थे, जबकि देश का आम युवा वो बेरोजगारी से जूझ रहा था। और फिर आया ये नारा, टैक्स हमारा, रईसी तुम्हारी। ये लाइन आप कह सकते हैं पूरे गुस्से का चेहरा बन गई। ये साफ दिखाती है कि जनता के पैसे से जो कथित अय्याशी हो रही थी उसके खिलाफ युवाओं में कितना ज्यादा आक्रोश था। मतलब बिल्कुल साफ था, गुस्सा तो जमीन पर पहले से ही सुलग रहा था। अब ये जो सुलगती हुई आग थी, इसे भड़कने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी आई सरकार के एक फैसले से। 4 सितंबर 2025 इस दिन सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। फेसबुक, एक्स और यूट्यूब इन जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। जेन ज़ी के लिए ये सिर्फ कुछ ऐप्स पर लगा बैन नहीं था, ये सीधे सीधे उनकी आवाज़ पर, उनकी दुनिया पर एक हमला था। अब सरकार का तर्क क्या था? उन्होंने 2023 के सोशल मीडिया एक्ट का हवाला दिया। उनका कहना था कि इन प्लेटफॉर्म्स को देश में काम करने के लिए रजिस्टर करना होगा, एक लोकल कॉन्टैक्ट ऑफिस बनाना होगा और ऐसी किसी भी सामग्री को कंट्रोल करना होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती हो। सरकार ने इसे नाम दिया रेगुलेशन का, यानी हम तो बस नियम कानून बना रहे हैं, लेकिन जनता ने इसे रिप्रेशन यानी दमन की तरह देखा। लोगों को साफ साफ लगा कि ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला है और सरकार अपनी आलोचना की आवाज़ को दबाने के लिए सेंसरशिप का सहारा ले रही है। लेकिन ये बैन तो बस एक चिंगारी थी। असली आग तो उन मुद्दों में लगी थी जो सालों से देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। तो कौन से थे वो मुद्दे? नेपाल पिछले कुछ सालों से बड़े बड़े करप्शन के मामलों से जूझ रहा था। गिरिबंधु भूमि घोटाले से लेकर कोऑपरेटिव घोटालों तक हजारों करोड़ के मामलों ने सरकार पर से जनता का भरोसा, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से उठा दिया था। समस्या की जड़ें और भी गहरी थीं। देश की आधी से ज्यादा दौलत, मतलब 56%, सिर्फ 20% लोगों के पास थी और इनमें कई राजनेता भी शामिल थे। ये जो अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ रही थी वो युवाओं को बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। खास तौर पे युवाओं के लिए आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। एक तरफ 10.71% की बेरोजगारी दर तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई। उनके पास मौके नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पर वो ये जरूर देख सकते थे कि कैसे नेपो बेबीज एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। 2008 में राजशाही के खत्म होने के बाद से ही नेपाल ने राजनीतिक अस्थिरता का एक बहुत लंबा दौर देखा है। लगातार सरकारें बदलती रहीं और हाल के सालों में चीन की तरफ बढ़ता झुकाव, इन सब ने मिलकर एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी थी। नेपाल की ये घटना सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये आज के दौर के एक्टिविज्म,
यानी सक्रियता और विरोध के बदलते हुए स्वरूप का एक बहुत बड़ा संकेत है। एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई कि क्रांतियां पहले रोटी के लिए होती थीं। आज नेपाल में ये जो युवा क्रांति है, ये डेटा के लिए हो रही है। यह अभिव्यक्ति के अधिकार का, आप कह सकते हैं, एक नए किस्म का विस्फोट था। अगर हम देखें तो 20वीं सदी की क्रांतियां जमीन, विचारधारा और बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ी गईं, लेकिन 21वीं सदी की ये क्रांति ये डिजिटल अधिकारों, अभिव्यक्ति की आज़ादी और ऑनलाइन दुनिया में अपनी जगह के लिए लड़ी जा रही है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और नेपाल के अंदरूनी उथल-पुथल पर दो बड़ी ताकतों, भारत और चीन की पैनी नज़र है। नेपाल की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, उसकी वजह से यहाँ की कोई भी अस्थिरता पूरे क्षेत्र पर असर डाल सकती है। और जाहिर है, दोनों ही देश यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज की डिजिटल दुनिया में जब इंटरनेट ही किसी की लाइफलाइन हो, आवाज़ उठाने का और रोजी रोटी कमाने का जरिया हो, तो क्या सोशल मीडिया पर बैन लगाना एक तरह से जंग का ऐलान नहीं है? ये सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं, बल्कि हम सबका है।